हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में आपके कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। ओके, सो अब हम फर्स्ट टर्म ये देखते हैं कि एंट्री क्या होती है। ओके, तो हम अपना जब से हमने स्टार्ट करा है ये फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का, तब से हम एंट्री की बात करते हैं। ओके, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे, बुक्स में एंटर करेंगे। तो वही चीज़ जब भी आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक में, बट द मेन कंडीशन इज कि वो जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट शुड बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, मतलब वो आपका मनी की टर्म्स में कैलकुलेट होना चाहिए, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो जो भी आप इवेंट या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे? एंट्री कहेंगे। So when a transaction or event is recorded in the books of accounts, it is called entry. Understood? Now second is bad debts. अब ये हमने first time सुना है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है। हमने बात की थी डेटर्स के बारे में, जो आपके करंट एसेट्स हुआ करते थे। ओके, तो डेटर्स कौन होते थे? वो पर्सन जिन्हें हम क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ओके, अब वो अगर कैश पेमेंट्स नहीं देते तो हमारे वो पर्सन्स क्या हो जाते थे? डेटर्स बन जाते थे। ओके, या वो फर्म हमारी डेटर बन जाती थी जिनसे हमें इन फ्यूचर पेमेंट्स रिसीव होते थे। ओके, अब सपोज मैंने आपको जब डेटर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सपोज ये 50,000 का एक्स ने वाई को गुड सेल करा। ओके, अब इस वाई ने इस 50,000 में से 30,000 रुपीज तो पे कर दिए। ओके, अब बचा कितना अमाउंट ड्यू? 20,000। अब भाई ये जो 30,000 था ना, ये तो इसने पे कर दिया, बट अब वो 20,000 पे करने का नाम ही नहीं ले रहा वाई। ओके, तो अब कुछ टाइम बाद जब तक उसने वो प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं पे करूंगा, ओके, अब वो पे ही नहीं करा, तो अब जब फर्म का अकाउंटिंग पीरियड ओवर हो जाएगा, मतलब उससे कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो फर्म उसे क्या समझेगी? उस 20,000 को फर्म अपना बैड डेब्ट समझेगी। ओके, मतलब वो डूब गए मेरे 20,000, अब वो मुझे वापस नहीं आने वाले। ओके, तो ऐसे जो अमाउंट जो कि हमारे डेटर्स से हमें कभी रिकवर ही नहीं होते, हमें कभी मिलते ही नहीं है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे बैड डेब्ट्स बन जाते हैं। ओके, और देखिए अब हम इसे रीड करते हैं। इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। ओके, डेटर से कभी रिकवर ही नहीं हुए। अब बेटा ये तो आपके लिए एक लॉस हो गया, आपकी फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो गया। तो अब हमारे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं आप। ओके, तो उसका सारे जो भी एक्सपेंसेस वहां पे आप शो करते हैं, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये बेड डेब्ट्स भी आपके वहीं पे शो होते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ये शो हो जाते हैं एज एन एक्सपेंस। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी इसका एक ट्रीटमेंट होगा। ओके, मैं अभी आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ। बैलेंस शीट में क्या होगा? जब आप अपने करंट एसेट्स में डेटर्स लिखते हैं ना, तो डेटर्स में से ये बैड डेब्ट्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, कि भाई ये हमारा अमाउंट तो डिडक्ट हो गया, अब जो बचा है वो तुम्हारे। सो नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है आपका इंसॉल्वेंट। ओके, ये भी एक टर्म है आपकी अकाउंटिंग टर्म। इंसॉल्वेंट क्या होता है? ओके, सो ये भी आपको जब भी जैसे कोई पर्सन या एंटरप्राइज अपने डेब्ट चुकाने की पोजीशन में नहीं रहेगा, तो आप उस फर्म को या फिर उस पर्सन को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? इंसॉल्वेंट। जो उनसे अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो पाया, वो डेटर से जो अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया, वो तो आपका हो गया बेड डेब्ट्स, पर वो पर्सन भी तो कुछ कहलाएगा ना। उस पर्सन को आप किस नाम से डिनोट करेंगे? ओके, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंसॉल्वेंट हो जाएगा। A person or an enterprise which is not in a position to pay its debts, okay, is called insolvent. Understood? यहाँ तक आई होप आपको सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। नाउ सॉल्वेंट। अब भाई इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट सा लग रहा है ये वर्ड तो हमें, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? जो कि अपने सारे डेब्ट्स चुकाने की पोजीशन में होगा, वो पर्सन या वो फर्म आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। ओके, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? नाउ अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आप जरा गौर से देखिएगा, स्टोर्स।
ओके, सो स्टोर्स क्या होते हैं? अब सपोज जैसे हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, ओके, मेरी फॉर्म में प्रोडक्शन हो रहा है किसी गुड्स का। अब भाई मैं जब उसको प्रोडक्शन करूँगी तब भी तो मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ और सामान लगता है जिससे आप अपना फिनिश प्रोडक्ट को फाइनल टच दे पाएंगे या बना पाएंगे, जिससे आप मार्केट में फाइनली सेल कर पाते हैं। ओके, तो भाई ऐसे भी तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ऐसे भी तो कुछ गुड्स होते हैं हमारे पास में जिन्हें हम कभी भी रीसेल करने के पर्पज से नहीं लाते, वो हमारे फर्म में हमारे कंजम्पशन में काम आते। मीन्स जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आपको यूज होंगे, तो बेटा वो आपके क्या हो जाते हैं? स्टोर्स हो जाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बार रीड करके दिखा रही हूँ। द टर्म स्टोर्स इज यूज्ड टू डिनोट मटेरियल्स। ओके, कौन से मटेरियल्स की बात हो रही है? हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के पास होते हैं ये। किस लिए होते हैं? फॉर द पर्पस, किसके पर्पस के लिए? कंजम्पशन, क्योंकि आपको बिजनेस में इसका कंजम्पशन करना है, आपको यूज करना है और आपको रीसेल नहीं करना है। ओके, तो ऐसे जो आपके गुड्स होंगे वो आपके गुड्स नहीं कहलाएंगे। गुड्स वो होते हैं जो हम रीसेल करते हैं, बट स्टोर्स वो होते हैं जो एक्चुअली हम अपने पास रखते हैं। ओके, किसके लिए? ताकि हम उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना सके। ओके, तो अब इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए ये भी देख लेते हैं। सपोज आपका ल्यूब्रिकेंट, ओके, ल्यूब्रिकेंट मशीनों के लिए काम आता है कि अब वो स्मूथली आपकी वर्क कर पाए। ओके, स्पेयर पार्ट्स हो गए मशीनरी के, तो ये भी मशीनरी को एक स्मूथ फ्लो देने के लिए काम में आते हैं। और आपके पैकिंग मटेरियल, ऑब्वियसली जब आप कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में तो आप उसकी प्रॉपर पैकेजिंग के ऊपर भी वर्क करते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट सबसे यूनिक और सबसे डिफरेंट दिखेगा, तभी वो मार्केट में अपनी एक एग्जिस्टेंस बना पाएगा। ओके, आई होप these terms are very clear to all of you. Okay, so don't forget to share it with your friends, and if you have come first on my channel, okay, first time on my channel, so don't forget to subscribe. Thank you.